हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वीके उज्जैन। आज जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, वो मॉड्यूल 9 पे है। बुनियादी संख्यात्मकता इसका जो है इसकी हेडिंग है। और ये सभी राज्य जहाँ पर भी कोर्स चल रहा है वो सभी राज्य मेरे इस कोर्स को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें 60 प्रश्नों को सॉल्व किया है। 60 प्रश्नों के तीनों प्रयासक प्रश्नों को सॉल्व किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप 60 प्रश्न अगर लिख लेते हैं कॉपी में और इसके आंसर्स को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप पे आकलन प्रश्न एक भी गलत नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो आकलन प्रश्न को सम्मिलित करने के बाद आपको जो पहला प्रयास मिलता है, अगर आप इसमें ही सारे अच्छे नंबर ले आते हैं, मतलब 20 में से 14 से ऊपर ले आते हैं, तो आपको दूसरा प्रयास और तीसरा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है और सर्टिफिकेट भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको दूसरा प्रयास और तीसरा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे नंबर नहीं ला पाते तो दूसरा प्रयास और तीसरा प्रयास कर सकते हैं। और आपके कितने आंसर सही होते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा आपको देखती रहूँगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देख लेते हैं क्या रहने वाले हैं आपके आंसर्स। कि आपको पता है, इसके लिए आपको दीक्षा ऐप में जाना है। दीक्षा ऐप में क्लिक करना है आपको। ऐप में क्लिक करने के बाद इसके ऐप को दबाना है, और कैप नहीं हो तो इस सर्च बटन को दबाना है और ऊपर जाके इस सर्च बटन को दबाना है। सर्च बटन को दबाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है। रेफरल सीएम स्पेस राइस कोर्स, इस तरह स्पेस जाना जरूर लिखिएगा, लिखना ना भूलिएगा स्पेस। और इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको जाना है और यहाँ पर आपको इस वाले कोर्स को क्लिक कर लेना है। कोर्स को क्लिक करने के बाद आपको ज्वाइन कोर्स कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको एक ये वाले बटन को क्लिक कर लेना है, तो आपको इस तरह से चेक बॉक्स दिखाई देगा। इसके बाद आप शेयर जो नीचे दिखाई दे रहा है, शेयर पे क्लिक कर दीजिएगा और आपके पीडीएफ और वीडियो सभी पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि प्ले करके कि क्या है। हमारा पहला प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है। पूरक नहीं है, क्या आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, घटाव और गुणा पूरक नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है हम देख लेते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है दोस्तों। नेगेटिव पॉइंट जो है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करना। सबसे पहले बेसिक चीज़ें कुछ सिखानी रहेगी, तभी हम तेजी से उसको गणना करना सिखा पाएंगे, क्योंकि इसमें संख्याओं के साथ कार्य करने में मदद करना और तार्किक सोच डेवलप करना और सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में मदद करना, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है, तेजी से गणना करना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है दोस्तों। इसमें सौंदर्य संख्या जो है इसका प्रकार नहीं है। बाकी चीज़ें जो है वो बाकी इंपॉर्टेंट है, क्रम सूचक और गणना और नाम के उपयोग की गई संख्या, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। आकलन की बात की जा रही है और उसमें नेगेटिव ढूंढना है, तो याद करना, रटना, यहाँ पर भी जो आंसर आ जाए वो आंसर हो जाता है। याद रखने पर आधारित एक परीक्षा, ये आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए। अगर हम गुणा की अवधारणा को समझाना चाह रहे हैं तो हम इसमें क्या होगा। और इसमें भी हमको ये बोला गया है कि जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना। जो भी हम जोड़ सिखा रहे हैं और उसमें जोड़ सिखा के गुणा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बार हमारा 2 प्लस करके हमारा जो आंसर आ रहा है, तो इसके लिए क्या स्टेप होंगी। तो इसके लिए स्टेप क्या है जो हमको पूछी जा रही है, इसका क्रम पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले गुणन का अर्थ समझाना, पहला हमको लिख लेना है कॉपी में। दूसरा कॉमा लगा के हमने देखा कि गुणन की भाषा को समझाना और प्रयोग करना, फोर्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम कॉमा लगाएंगे और हम लिखेंगे ये वाला, फर्स्ट वाला हमारा है जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना। जो भी हमने समझा था, पहले हमने अर्थ को समझा, फिर उसके प्रयोग को समझा और फिर हमने उसका वितरण नियम लागू कर दिया, फिर एल्गोरिथम लिखना सीखा। तो ये थर्ड वाला, तो इस क्रम को आपको कॉपी में लिख लेना है, उसके बाद आपको टिक करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये वाला क्रम जो मैंने आपको बताया था, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो किस तरह से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जो सतत होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, और रचनात्मक होना चाहिए, और या फिर अनुकूली विधियों के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला।
नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है, तो वर्गीकरण की जो क्लासिफिकेशन की जो बात की जा रही है वस्तुओं को, उसमें क्या आंसर हो जाएगा इसमें? तो वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानना, मतलब कि जो रेड रेड वाली जो सर्कल है वो अलग कर लेना और ग्रीन ग्रीन वाली सर्कल अलग अलग कर लेना, तो विशेषताओं के आधार पर पहचानना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है की बात की जा रही है। जहाँ पर भी आपको ज़्यादातर ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कविताएं, तुकबंदी, इनके माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से सिखाना, घरेलू भाषा में निर्देश देना, जोड़ तोड़ का प्रयोग करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो बहुत सारे प्रश्न हल करवाना, ये कोई बात नहीं होती। अब कितने प्रश्न हल करवाएंगे, 50 प्रश्न हल करवाएंगे तो क्या वो अच्छे से संख्यात्मक कौशल सीख पाएगा? नहीं। कब कहा जाता है कि बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला, जब बच्चा बिना समझे धन धनाभ गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। रटना कभी आ जाए, रटना चीज़ें आ जाएं या फिर याद करना, ये सभी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? नहीं होने की बात की जा रही है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। अगर हम सीधे पेश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे खुद करके सीखते हैं, तो बच्चों को माप के लिए अपनी इकाइयाँ निकालने दें। गतिविधियों और अन्य अनुभव को देना जिसमें माप शामिल है, और तुलना की भाषा का प्रयोग करने के अवसर दें। अवसर जितने देंगे उतनी जल्दी सीखेगा बच्चा। निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो डेटा का निर्माण करना एक घटक नहीं है, क्योंकि हमें प्रबंधन मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो बाकी सारे आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? रटकर याद करना जो है वो हमारी प्रक्रिया नहीं है। रटकर याद करना आंसर हो जाएगा। रटना, रिमेंबर करना, ये सब चीज़ें आ जाएं तो ये आंसर हो जाएगा। अगर हमें शून्य की अवधारणा को सिखाने से संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप को प्रस्तुत किया जा सकता है, तो किसके हिसाब से प्रस्तुत किया जा सकता है? घटाव के माध्यम से हम अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है की बात की जा रही है? इसलिए दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा संख्या नामों का बोलना, क्योंकि इसमें जोड़ घटाव की बात हो रही है और इसमें बड़ी छोटी संख्या की तुलना की बात हो रही है और संक्रियाओं को मतलब एप्लीकेशन यूज़ करने की बात हो जा रही है दैनिक जीवन में, तो ये आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो बताना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला, गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना, क्योंकि यहाँ पर याद करने की बात हो रही है। यहाँ पर स्मरण करना, याद करना और एल्गोरिथम प्रश्न हल करना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे 20 प्रश्न हो चुके हैं, हमने 20 के आंसर देते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं कि इसके आंसर सही कितने हो जाते हैं। तो हमारे 20 आंसर सही है और 20 के आंसर हमने सही है। अब हम नेक्स्ट प्रयास को देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रयास में कितने आंसर होते हैं सही। हम प्ले करके देख लेते हैं नेक्स्ट प्रयास को कि हमारे कितने आंसर सही होने वाले हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि हमने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर प्राप्त किया है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। शून्य की अवधारणा जो हम पढ़ चुके थे, उसको सबसे अच्छे माध्यम से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? तो घटाव के माध्यम से। नेक्स्ट, अंक क्या होते हैं? जैसे कि हमको पता है कि तीन भी एक अंक होता है, 1 2 3 इस तरह से रोमन लेटर में लिख दिया तो ये भी अंक होता है। तो संख्याओं के लिए प्रतीक होना ये इम्पॉर्टेंट हमारा आंसर हो जाएगा। एक संगता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को देश का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है ये आंसर पूछा जा रहा है? तो संख्या निर्देश करने की प्रणाली, मतलब हम संख्या के निर्देश दे रहे हैं या कोई सिस्टम इस तरह से डेवलप कर रहे हैं तो वो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो वे वेनिरेट ज्यामिति सोच मॉडल के किस चरण में हैं? यानी मतलब ये है कि स्क्वायर और हमने रेक्टेंगल की बात करी है, तो उसके बीच में अगर संबंध नहीं दर्शा पा रहा लेकिन उनके गुणों को बता पा रहा है, तो इससे रिलेटेड जो आंसर हो जाएगा वो विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है। चरण पूछा जा रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियमों के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? क्रम की बात की जा रही है, जहाँ पर शामिल नहीं है। वर्गीकरण की बात अलग हो जाती है, जहाँ पे श्रृंखला में भी क्रम में होते हैं, व्यवस्था में भी और पैटर्निंग में भी क्रम में होते हैं। तो आंसर हो जाएगा वर्गीकरण।
तो नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए दोस्तों? हमारा सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। अगर उसकी समझ नहीं है फिर भी हम उसको लिखने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है, हम याद करने की बात जो है वो आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है, बाकी सारे उपयुक्त तरीके हैं। ठीक है। गुणन सीखने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? मैं पहले ही बता चुकी हूँ उसका आंसर क्या होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैन हिले के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर पूछा जा रहा है, दूसरा स्तर क्या होगा? तो आम मूर्तिकरण जो है इसका दूसरा स्तर हो जाएगा। कितनी बार चार जोड़ने से 16 प्राप्त होता है? हम कितनी बार 4 जोड़ेंगे कि 16 हमें प्राप्त हो जाएगा? तो हमें 16 कितनी बार हम जोड़ रहे हैं? हम 4 बार जोड़ रहे हैं तो 16 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 बार जोड़ने से। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम जो है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। क्योंकि क्वेश्चन में ही क्रमबद्ध की बात की जा रही है तो आंसर भी क्रमबद्ध ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? क्योंकि हमें वस्तुओं के समूह के आकार को माप रहे हैं और संप्रेषित कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डिनल संख्या। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, एक संग्रह की कार्डिनिटी की तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सुबिटाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयुक्तता नहीं है? उपयुक्तता नहीं है की बात की जा रही है, सौंदर्य संख्या नहीं है, क्रम सूचक संख्या है, नाम के रूप में उपयोग की गई संख्या है, गणन संख्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सी मूलभूत संख्याओं कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हल करवाना है, हम पहले भी कर चुके हैं, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में से निम्नलिखित में से किसमें एक संगता शामिल नहीं है? तो जोड़े बनाना और मेल करना और एक संग एक मिलान करना, मतलब एक से एक मिलान करना, जैसे कि सर्कल को सर्कल से मिला दिया और इसको रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से मिला दिया। ठीक है। लेकिन समूह में इस तरह की एक संगता नहीं शामिल है। आंसर हो जाएगा समूहन में। तो वो नेक्स्ट प्रश्न, डेढ़ संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों क्रमवाचक, क्योंकि हम इसमें क्रम की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है की बात की जा रही है, जैसे कि हमको पता है कि सभी जो आयत होते हैं वो वर्ग होते हैं, ये सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? जिसके हमने पहले पढ़ चुके थे, गुणा और घटाव, इसका आंसर हो जाएगा। कब कहा जाता है कि बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब बच्चा बिना समझे धन, धनाभ, गोला आदि आकृतियों को नाम रटता है। जहां पर भी रटना आ जाए वो उसका आंसर नेगेटिव वाला पूछ रहा है, नहीं का पूछ रहा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हमने 20 प्रश्न कर लिए, अब हम सबमिट करके देख लेते हैं कि कितने आंसर हमारे सही होने वाले हैं। हमारे 20 आ गए हैं, हमने दूसरा प्रयास भी कर लिया है। अब हम लास्ट अटेम्प्ट कर लेके देख लेते हैं कि हमारे कितने आंसर सही होने वाले हैं। हमसे ये बोल रहा है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, हमको बोला भी जा रहा है कि लास्ट अटेम्प्ट है। देख लेते हैं हमारे लास्ट अटेम्प्ट के प्रश्न क्या होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंट पहलू है। प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि, नहीं का क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। परंपराओं को जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि बाकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? कौशल नहीं है की बात की जा रही है, तो संख्या नामों को बोलना कौशल नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन की जो कार्य में अगर हम संक्रियाओं का प्रयोग कर पा रहे हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर पा रहे हैं, जोड़ घटाव कर पा रहे हैं, बड़ी छोटी की संख्या की तुलना कर पा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। पूर्वशाली शिक्षकों ने निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो किस तरह से बचना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। अगर हम उनकी समझ नहीं है तब हम लिखने को कह रहे हैं, तब इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें एक संघ एक संहिता शामिल नहीं है? जो हम पहले ही बता चुके हैं, समूहन में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयुक्तता नहीं है? जो हम पहले ही बता चुके हैं कि सौंदर्य संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे प्रश्न हल करवाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है?
तो जब गणना कर रहा होता है तो बच्चा नंबर के नाम लिखता है, ये नहीं कर रहा होता। बाकी क्रम की संख्याओं को बोल रहा होता है, 2 समूह में वर्गीकृत करता है, एक-एक करके वस्तुओं की ओर संकेत करता है, लेकिन नाम के नंबर लिखता है, ये नहीं है इम्पोर्टेंट। शून्य की अवधारणा को समझने के लिए किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? जैसे कि हमें पता है कि घटाव, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे कि हमको पता है कि इसके कार्डिनल हम पढ़ चुके हैं, कार्डिनल संख्या के से बता सकते हैं। कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, ये सत्य नहीं है। कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 4 बार होगा इसका आंसर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सोबिटाइजिंग क्या है? तो जो वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की जो क्षमता होती है, उसको सोबिटाइजेशन कहते हैं। अंक क्या है, ये पूछा जा रहा है कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अंक क्या है, 3 कैसे लिखते हैं? तो इनके जो प्रतीक है, मतलब सिंबल, इस तरह से ये सिंबल, यह सिंबल किस तरह से हम लिख रहे हैं, ये सिंबल है। वस्तुओं के मिलान और जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्येक से अलग पत्राचार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? नहीं है की बात की जा रही है, तो प्रक्रियात्मक ज्ञान जो है इसका आयाम नहीं है। बाकी गणित के प्रति स्वभाव, तर्क और संचार, ये सब आयाम है। मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरों को सीधे पेश करना। बाकी हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसका बाकी सारे ऑप्शंस। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मक का घटक नहीं है? घटक नहीं है की बात की जा रही है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा संख्या के नाम याद रखना। तो याद रखना वाला जो है, मैंने पहले ही बताया है कि ये आंसर हो जाएगा। अब इस सीखने के उपयुक्त क्रम क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों कि क्रम क्या होना चाहिए। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इसका अर्थ समझना और अर्थ समझने के बाद हमको समझना, उसका समझना और प्रयोग करना, फिर और इसको वितरण नियम को लागू करना, फिर एल्गोरिथम सीखना। तो इसका क्रम आप लगा लीजिएगा। जिन चीज़ों में कुछ विशेषता समान है, उन्हें एक साथ रखने से लेख की क्षमता में वृद्धि होती है। तो किस तरह की वर्गीकरण जो होती है उसकी क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि विशेषताओं की बात की जा रही है, कुछ अलग अलग विशेषताओं को अलग अलग करके हम रख रहे हैं, इसलिए वर्गीकरण आंसर हो जाएगा। अब सुबिटाइजेशन क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये तो वही जो हम पहले पढ़ चुके थे। हमने 20 प्रश्नों को कर लिया है और 20 प्रश्नों को आंसर दे दिया है। अब हम सबमिट करके देख लेते हैं हमारे कितने आंसर सही होते हैं। हमें 20 आउट ऑफ 20 आंसर आ गए हैं और हमारा जो है, हम जो लिमिट को है हम क्रॉस कर चुके हैं, ये भी बता रहा है। तो दोस्तों हमारा जो ये पूरा वीडियो है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने तीनों प्रयासों के प्रश्न को भी देख लिए हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा, और आपके कितने मार्क्स होते हैं ये तो ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।